पलट चुकी है बाजी। और बाजी पलटने का मतलब है कि सत्ता बदलने जा रही है। अब छठे चरण का चुनाव सामने है और छठे चरण में सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी का होने जा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसकी तो हम चर्चा करेंगे और समग्रता में भी बात होगी कि छठे चरण आते आते स्थिति क्यों इतनी बदल गई है, स्थिति इतनी क्यों बदल गई है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश की जानी मानी सामाजिक सेविका, समाज के लिए काम करती रही एक्टिविस्ट और राजनीतिक विश्लेषक बीनू जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। चूँकि मुझे ऐसा भान हो रहा था कि मुझे आवाज़ ही नहीं मिल रही है, तो आप एक बार अगर कुछ बोल दें। जी 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 हाँ। हाँ, जी, सभी आवाज़ मिल दर्शकों रही के है बहुत-बहुत तब ओके। स्वागत। जी जी, जी तो नमस्कार सभी मैं दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। ये जो छठे दौर का चुनाव है, यहाँ से बात शुरू करते हैं क्योंकि सबकी दिलचस्पी कल वाले चुनाव पर भी है और समग्र रूप में क्या होने जा रहा है उसमें भी है। कल जो चुनाव है वो लगभग वो 58 सीटों पर चुनाव है। उसमें से ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में, अब साउथ इंडिया तो खत्म हो चुका, महाराष्ट्र कर्नाटक सब खत्म है। अब जो है उत्तर में है। यहाँ आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर चुनाव है। 10 सीटों पर हरियाणा में है, 8 सीटों पर बिहार में है, 14, 10, 24, 8, 32 और 8 सीट पर पश्चिम बंगाल में है, 32, 8, 40। ये 4 राज्यों की 40 सीटें हैं और इसके अलावा 7 सीटें दिल्ली की हैं। तो 47 सीटें तो यहीं हो गई और बाकी आप दूसरे जगहों पर इधर उधर थोड़े थोड़े हैं। तो इन जिसमें झारखंड भी शामिल है, झारखंड की भी 4 सीटें हैं, 47 और 4 51 हो गई, तो 51 और 7 सीट्स फिर रह जाती हैं। तो मैं इन 5 राज्यों की या 6 राज्यों की स्थिति पर देखूं तो कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी गेन करती हुई नजर आ रही है। कोई भी एक भी ऐसा स्टेट नहीं है। जो 14 सीटें कल उत्तर प्रदेश में वोट डाले जाएंगे उसमें आप देखें कि ज़्यादातर सीटें तो बीजेपी के पास हैं। लेकिन जो समीकरण बदला है उस समीकरण के हिसाब से, और हमने जो तस्वीरें देखी हैं बीते दौर में, फूलपुर की तस्वीर, प्रयागराज की तस्वीर, अंबेडकर नगर की तस्वीर, श्रावस्ती की तस्वीर, फैजाबाद की तस्वीर, ये सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत एक तरफा इंडिया गठबंधन के तरफ की ओर एक आंधी चल रही है। इसके बहुत कारण भी हैं। अचानक से ये आंधी नहीं चल रही है। अचानक से कोई राजा भैया आकर के ऑपोजिशन को सपोर्ट नहीं देगा, ये बात समझ लीजिए। राजा भैया अगर आके सपोर्ट दे रहे हैं तो वो कम से कम 3-4 लोकसभा सीटों पर सीधा प्रभाव रख रहे हैं। मिर्जापुर हो चुका चुनाव हालांकि, लेकिन इलाहाबाद, श्रावस्ती, जो प्रतापगढ़, इन सब जगहों पर उनका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। और इसके अलावा भी एक एड ऑन फैक्टर होता है। तो ये सिम्टम्स उत्तर प्रदेश से हैं। दिल्ली में देखें 7 सीटों पर चुनाव। दिल्ली पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे अलग से एक दो फिगर के साथ में, लेकिन तत्काल थोड़ी सी आउटलाइन देते हुए कि दिल्ली में जो 7 सीटें हैं सभी बीजेपी के पास हैं। लेकिन क्या बीजेपी दिल्ली में इंडिया से बड़ी परफॉर्मर है आज की तारीख में? नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक जुड़ने के बाद
दोनों के बीच में ओवरऑल वोट परसेंट का फासला जो है बहुत मामूली रह जाता है, और जो वोट परसेंट का फासला है उसका आधा इधर से उधर होने से चीजें बदल जाती हैं। हम देखें इकलौती सीट जो दिल्ली नॉर्थ ईस्ट के लिए मनोज तिवारी की सीट बरकरार रखी गई, बाकी सभी सांसदों के टिकट काट दिए गए थे। अब जिनकी बरकरार रखी उनका भी बाहर जाना तय है, क्योंकि हमारे कई जानने वाले जो हम तो हालांकि रोज ही रिपोर्ट लेते रहते हैं आसपास की, तो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, हम दिल्ली के बॉर्डर में हैं, तो जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वोटर हैं उन वोटरों से हमने पूछा तो बदली हुई जुबान नजर आई। मैं सिर्फ बदली हुई जुबान को पकड़ता हूँ ट्रेंड समझने के लिए, क्योंकि जो जिसका सपोर्टर है वो वही बात कर रहा है, इसका मतलब उससे हमें कुछ नया पता नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसे वोटर्स जो बीजेपी की जीत की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम भी बीजेपी को वोट देंगे, उनका कहना है कि नहीं, कन्हैया कुमार ने पूरे सीन को बदल दिया है। इलाके में घूम करके जितनी मेहनत की है कन्हैया कुमार ने, उतनी मेहनत मनोज तिवारी ने नहीं की, या बीजेपी के बड़े नेता भी यहाँ नहीं आए झांकने के लिए जिस तरीके से कन्हैया कुमार, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी कन्हैया कुमार के पक्ष में आ गए। तो दिल्ली का सीन बदल चुका है। दिल्ली पर अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। और उसके आगे आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में अब ये हाल है कि मैं अपने पत्रकार मित्र से जो न्यूज़ चैनल के संपादक रहे, न्यूज़ चैनल के एडिटर रहे और अपना आजकल इन दिनों पोर्टल भी चला रहे हैं, पूरा हरियाणा पंजाब सब कवर करते हैं, उनसे हमने कहा, बहुत मित्रता है हमारी, तो हमने कहा कि क्या होगा भाई, कैसे क्या चल रहा है हरियाणा में। कोई कहता है कि 10 सीटें 10 की 10 गठबंधन को आ रही है, कोई कहता है कि नहीं 6-4 हो रहा है, कोई कहता है 7-3 हो रहा है, हो क्या रहा है। तब उन्होंने कहा कि भाई साहब देखिए, इंडिया गठबंधन के लिए पक्का 4 सीट मान लो अगर, तो बीजेपी के लिए एक भी सीट पक्का नहीं है, बाकी 6 में इतना टक्कर है कि कह नहीं सकते। लेकिन अगर कहना होगा कि किसके पक्ष में हवा बह रही है, तो ये भी हो सकता है कि 10 की 10 सीट इंडिया की जीत ले, ये भी हो सकता है कि 8-2 हो जाए, ये भी हो सकता है कि 7-3 हो जाए। ये उन्होंने ईमानदारी से बात कही, समझे। मतलब कुछ सीटें तो एकदम पक्की है और कुछ सीटें ऐसी हैं कि भाई कहना मुश्किल है, जो वहां रह रहा है वो नहीं बता पा रहा है, ये स्थिति है। तो हरियाणा में लॉस किसका हो रहा है, बीजेपी का हो रहा है, और जबरदस्त लॉस हो रहा है। इसी तरीके से आप झारखंड में चलिए, झारखंड में 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें जमशेदपुर, जहां जो मेरा शहर भी है, वहां भी चुनाव हो रहे हैं। तो वहां क्या फीडबैक हमारे पास है, वो बीजेपी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सीट जमशेदपुर मानी जाती है। बहुत कम मौकों पर बीजेपी हारती है यहाँ, और अभी लगातार एक ही सांसद 2 बार से हैं, और उन सांसद ने सिर्फ इतना ही काम किया है कि जब तब ज्ञापन हमने दिल्ली पहुंचा दिया है, हमने अपने नेता को बता दिया है, बस इतना ही काम होता है। और वो उसको वहां अखबारों में छपवा देते हैं आकर के, मैं दिल्ली गया था तो फला को मैंने बता दिया, चेला को बता दिया, काम ढेले भर का नहीं हुआ जमशेदपुर। तो नतीजा ये है कि जो विधानसभा सीटें हैं, जो शहर की जो सीटें हैं जहां बीजेपी स्ट्रांग मानी जाती है, वहां भी स्थिति बदली हुई है। और जमशेदपुर की सीट जो एकदम बीजेपी के लिए सुरक्षित मानी जाती थी, वो सीट भी बीजेपी हार रही है। अब रांची में तो अभी नहीं हो रहा है, आप कोडरमा की सीट, हजारीबाग की सीट, इन सबको भी पकड़ लीजिए, तो ये सीटें भी बीजेपी के हाथ से निकल रही हैं। हजारीबाग बहुत मजबूत सीट मानी जाती थी, यशवंत सिंह के पोते ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, बेटे को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने पहले ही कह दिया हम अपने काम में बिजी रहेंगे। तो इसके अलावा मतलब जयंत सिन्हा को कारण बताओ, नोटिस दे दिया गया कि आपने वोट क्यों नहीं डाला, बताइए, वोट नहीं डाला इसके लिए कारण बताओ, नोटिस दे दिया गया है। तो मतलब साफ है कि उस हाउस को उन्होंने अपने दुश्मन के तौर पे देखा है, पॉलिटिकली राइवलरी के तौर पर देखा है अपने ही नेता को। ये हालात हैं। और कोडरमा जैसी सीट इस बार एकदम इंडिया गठबंधन के हक में आती दिख रही है।
ये झारखंड से हालात हैं। अब मैं मीनू जी आपका मैं बहुत समय ले चुका हूँ और हमने थोड़ा सा आउटलाइन खींचने में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बात कर ली। लेकिन जरूरी था। मीनू जी ये जो छठा दौर है, छठे दौर में हमें लग रहा है कि बीजेपी की कमर टूट जाएगी इस दौर में, क्योंकि 58 सीटें हैं और 58 सीटों में हरियाणा, यूपी, झारखंड, अब बिहार हमने चर्चा नहीं की, बिहार में भी वही हाल है। बिहार में 8 सीटों पे चुनाव है और कम से कम भी तो 6 सीटें बीजेपी लूज कर रही है। ये बिहार के हालात है। तो आपको क्या लग रहा है इसके बावजूद अगर हालांकि आप तो नरेंद्र मोदी जी ने आज मान लिया वो इंडिया टीवी के चैनल पे कि हमने जो 400 सीट बोली थी वो मेरे झांसे में लोग आ गए। तीसरे चरण में बीजेपी विपक्ष के लोग बात कर रहे थे कि 400 से तो नहीं आएगी, 400 से कम आएगी, और खुद ही हंस रहे थे। दिक्कत ये कि वहां मौजूद दर्शक जो थे वो चकित हो गए, क्या बोल रहे नरेंद्र मोदी। वो लोग चुप हो गए क्योंकि झांसा किसको दे रहे थे? बीजेपी के ईमानदार कार्यकर्ता अपने नेता को सुन करके। सुरेंद्र दुबे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं तो बस आ रहा हूँ जल्दी से चर्चा को बढ़ाते हुए। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला तो उनके कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले समझेंगे कि वो झांसे में आए, जिन्होंने बोलना शुरू किया कि अब की बार 400 पार, ट्वीट करना शुरू किया, हैशटैग लगाना शुरू किया। वो पत्रकार, वो राजनीतिक विश्लेषक, मुझे तो दया आ रही है उन लोगों पर जो वहां बैठ करके 400 पार के गीत गा रहे थे। वो टीवी चैनल 400 पार के गीत गा रहे थे। इन सबको नरेंद्र मोदी ने झांसा दिया, कि विपक्ष को झांसा दिया। यहीं से बात शुरू करते हैं मीनू जी। जी प्रेम कुमार जी, मैं सोच रही हूँ कि आज आपसे पूछे हम सवाल। आपका एक अपना निजी आकलन है, वो बहुत जोरों से चर्चा पे है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी काफी चर्चा है। तो आप मैं उस पर हम तो ये एक राउंड चर्चा करने के बाद आता हूँ उस पर। ठीक है, थोड़ा सुरेंद्र दुबे सर को भी ले लें, इसमें इन्वॉल्व करें, ठीक कल का चुनाव, फिर आता हूँ। जी जी। देखिए, जो मोदी जी जो आज बात कर रहे हैं, उन्होंने जो कहा कि मैंने झांसा देने के लिए किया, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब बिल्ली इतनी ज्यादा खिसिया गई है कि लोगों ने वो ना तो 400 पार का उनका जुमला उठाया, ना हिंदू मुसलमान उठाया, ना भैंस उठाई, ना मंगलसूत्र उठाया, उनका कोई चल नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली खिसिया, इतना ज्यादा खिसिया गए कि उनको ये कहना पड़ा कि मैंने जो 400 का जुमला दी बात कही थी वो अगेन उनकी भाषा में कही, अमित शाह की जुमला था। तो अगर आप अभी तक भी जुमले की मानसिकता से बाहर नहीं निकले हैं, मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए जुमलेबाजी करने की मानसिकता आपकी अभी तक चल रही है, तो पब्लिक क्या विश्वास करेगी आपके ऊपर? और उठ चुका है विश्वास। जो आपने अभी तक एनालिसिस दिया और आगे के कल के जो जितनी भी सीटें हैं उनके बारे में जो आप बता रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि बहुत तगड़ा इनको झटका लगने वाला है इस चरण में भी। तो मोदी जी के एक कारण नहीं रहा, ये तो रिसेंट कारण है। उन्होंने जो ये खिसियाहट है या जो बौखलाहट या घबराहट है हारने की, उसमें उन्होंने जो ये प्रशांत किशोर जैसे लोगों को उतारा या खुद बोलने लगे, तो वो क्या हुआ, वो सारा बैकफायर कर गया। मतलब क्या जरूरत थी उनको प्रशांत किशोर को उतारने की, या ये इस तरीके से जो टाउन हॉल उसके साथ किया आपने राजेश शर्मा के, और आप मतलब हर टीवी चैनल के ऊपर इतना ज्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं कि छाए पड़े हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी का ये हर वक्त का जो चेहरा टीवी के ऊपर रहता है उससे चिढ़ लगने लगी है पब्लिक को, लेकिन वो फिर वही दोहरा रहे हैं। उनको रियलाइज, उनको उनके सलाहकार या उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा आप अपना मुखमंडल ना दिखाएं लोगों को। आप लोगों को चिढ़ लगने लगी तो वो चिढ़ के मारे अगर दे भी रहे होंगे तो चिढ़ के मारे नहीं देंगे कि आप अभी भी छाए पड़े हैं उसके ऊपर। लेकिन उनको ये लग रहा है कि जो हाथ से रेत फिसल रही है उसकी एक इलाज यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा हर वक्त लोगों के दिमाग पे छाए रहूं, ताकि वो जब वोट करने जाए पब्लिक तो उनके दिमाग में मेरा चेहरा रहे। लेकिन अब पब्लिक के दिमाग में चेहरा नहीं है, ना पब्लिक उनके भाषणों को या उनकी बातों को इतने चाव से सुन रही है जो वो पहले सुना करती थी। आज पब्लिक के अपने मुद्दे, जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं वहां बहुत भयानक तौर पे महंगाई, बेरोजगारी और जो निजी डेली जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़ा मुंह बात खड़ी है वहां के लोगों के सामने।
वरना क्या वजह थी कि वो अचार लोगों का मोह भंग हो जाए बीजेपी से? भाई हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो वहां भी है, लेकिन वो क्यों नहीं फंस रहे हैं उनमें? वहां भी है मुस्लिम आबादी तो जिन इलाकों में कल वोट होने जा रहा है, लेकिन लोग जो है वो अब चाहते हैं कि भाई ये इतना इतना बड़ा ऐसा मुद्दा नहीं कि इसको इतना स्ट्रेच किया जाए। वो कहते हैं ना भगवान बुद्ध का कि भी इतना भी मत खींचो वीणा के तारों को कि टूट ही जाए वो बिल्कुल। तो थोड़ा कर ही रहे थे तो मध्यम मार्ग ही कर लेते जो आप करते आए अभी तक। आप तो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना कि बेलगाम गालियां बौछार हो गई आपके मुंह से मुसलमानों के लिए, और अभी तक भी चल रहा है वो आपका। तो लोगों ने आपको नकार दिया। आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड और वैक्सीन का जो लेटेस्ट जो इसी चलते चुनाव में जो नए 2 मुद्दे आए, उन्होंने तो बिल्कुल ही इनकी हवा निकाल दी है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो पब्लिक निराश हुई है, मैं तो मानती हूँ कि ये कहीं ऐसा ना हो कि कल एक तरफा इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग हो जाए इस सुप्रीम कोर्ट की इस बात के विरोध में। पब्लिक अपना विरोध इस तरीके से जाहिर करे कि ठीक है, आप नहीं दे रहे हैं जजमेंट, नहीं आप उनको बता रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे हैं, तो हम देते हैं आदेश, जनादेश हम देंगे अब। तो मुझे तो ऐसा लगता है। जी प्रेम कुमार जी जी विनोद जी, देखिए आप जो बात कह रहे हैं, जनता के मन में निश्चित रूप से ऐसी बातें हैं और जनता निराश हुई। हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी ही याचिका 2019 में भी लगी थी जिसका निपटारा अब तक नहीं हुआ है, तो हम ऐसी ही दूसरी याचिका कैसे स्वीकार करें। फिर भी हम खारिज नहीं करते हैं, कुछ रास्ता निकालते हैं और इसकी हम सूची आफ्टर वेकेशन नए तरीके से इसको सूचीबद्ध किया जाए, ऐसा वो उन्होंने कहा। यानी खारिज नहीं हुआ, लेकिन इस मामले पर भविष्य में विचार होगा। जब सरकार बन जाएगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसको विचार करेगा और तब कहेगी कि अब तो सरकार बन गई है। उद्धव ठाकरे वाला मामला तो आपको याद ही होगा। अब तो सरकार ही बन गई है तो रहने देते हैं, आगे से लागू करेंगे। कुछ इस तरह से आज का हमारा जुडिशरी का है, जिसको हम अपने अपने शब्द दे रहे हैं। शब्द तो वैसे नहीं हो सकते, लेकिन हम अपने शब्द दे रहे हैं। एक निराशा हुई है जुडिशरी से, और हमने एक ट्वीट भी किया था सुरेंद्र दुबे सर कि आजकल लोग बेंच देखकर समझ जाते हैं कि क्या फैसला आने वाला है, और जो टर्न आउट क्यों बढ़ा, 1,07,00,000 क्यों बढ़ा, इसका जवाब ढूंढने के बजाय इसको 17C फॉर्म से जोड़ करके 2019 के मामले से जोड़ करके इसको इधर से उधर कर दिया गया। अरे 17C रहने दो, 1,07,00,000 कैसे हुआ इसका तो जवाब मांगोगे, वो भी नहीं हुआ। ये कैसे टर्न आउट बढ़ा, लेकिन ये हुआ है। और जब हमने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट आगे कभी भी जनता जब याद करेगी तो ये पूछे जानेगी कि ऐसा न हो कि लोगों का भरोसा ही उठ जाए और उस भरोसा को रिकवर करने की क्षमता भी खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर विचार करना होगा। इस ट्वीट को अब तक 36,000 लोगों ने देख लिया है, पढ़ा है और एक उसको ये किया। तो सुरेंद्र दुबे सर, आपसे सवाल है कि कल चुनाव होना है, जनता तो भारी गुस्से में है, जनता तो ऐसी तैसी करने वाली है कल, ये समझ लीजिए। और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, 5 प्रदेश जो दिख रहे हैं, बंगाल 6ठे प्रदेश, सब जगह बीजेपी के खिलाफ एक जबरदस्त लहर है और ये टर्न आउट देखिएगा कल कुछ अलग रहने वाला है। जी सुरेंद्र दुबे सही कह रहे हैं आप जी। देखिए, जनता पहले से ही नाराज बैठी थी और आज सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो इसको लगता था कि और कुछ नहीं करेगी तो कम से कम ये कहेगी कि नहीं, डाटा जो है आप 48 घंटे में दीजिए, उतने से भी काम चल जाता।
लेकिन जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने लपेट करके फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया, ये कहते हुए कि इसको हम आगे लिस्ट कराएंगे। प्रेम कुमार जी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सारा खेल ही लिस्टिंग का है। आपको स्टे देते हो, लिखते हैं टू बी लिस्टेड आफ्टर 3 वीक्स, वो 3 वीक्स 3 साल तक नहीं आता। वहां खेल ही सारा ये, और जिसको करना होता है उसको डेट दे देते हैं कि नहीं फला। देखिए जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ, फिर लगातार उन्होंने सुनवाई की। चलिए कोई बात नहीं है, ये इससे मुझे लगता है जनता और चिढ़ गई है और शायद और करारा जवाब देगी। और सत्ता पक्ष की स्थिति ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि वो जोर देकर, ये मेरा मानना है कि मुझे भगवान ने कुछ बड़ा काम करने के लिए भेजा है, तो वो बड़ा कोई काम करेंगे। बड़े बड़े लोगों की महफिल लगाए हुए हैं। आज तो उन्होंने हद कर। लिए एक सवाल है कि क्या एक काम चलाऊ प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक 125 दिन का एजेंडा आने वाली सरकार के लिए बना सकती है, तब जबकि आदर्श आचार संहिता लगी हो? जी देखिए ऐसा है, ये काम चलाऊ शब्द जो है इसलिए इस पर नहीं लागू होगा लीगली, क्योंकि ये तो ठीक है कि चुनाव हो रहा है। काम चलाऊ वाला शब्द ये होता है कि जैसे कोई इस्तीफा दे और किसी को कहा जाए कि यू कंटिन्यू टिल फर्दर ऑर्डर्स, तब तक हम कोई व्यवस्था करते हैं, तब काम चलाऊ शब्द का उपयोग होता है। यहाँ पर काम चलाऊ शब्द का उपयोग नहीं होता और इसीलिए केंद्र में कोई राष्ट्र प्रशासन की व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ उस शब्द का प्रयोग करना मैं बहुत उचित नहीं मानता। खैर वो लीगल डिबेट है, मैं उसका कोई वकील नहीं हूँ। एक सवाल आया तो मैंने उसकी बात कर दी। अब आप सुनिए जो असली बात में आ रहा हूँ। आज मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ये कांग्रेस सत्ता में आ गई तो हमारे घरों में घुस के बिजली काट देगी। अब इतनी गर्मी में अगर बिजली कट जाएगी तो भाई बड़ी बात, विचित्र बात है। और मुझे गर्मी लगती भी गई। आप क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, इससे अरे वो बिजली काट दे, ग्रिड की बिजली काट देंगे। काटेंगे तो बाद में ही ना, पहले थोड़ी वोट देने के समय थोड़ी काट देंगे, बिजली काट देंगे। तो मैं बहुत दुखी हूँ कि कहीं गर्मी में ना रहना पड़ जाएगा, मान लो कोई भी सरकार बन जाएगी। दूसरा उनका ये आपके पाइप की टोटी चुरा ले जाएंगे। अब इतनी गर्मी में अगर टोटी चुरा लेंगे तो पानी तो बहता रहेगा। मैंने सारे नल की अपनी टोटी आज चेक कर ली ठीक से, कुछ टोटियां अलग से मंगा भी ली है कि मान लो अगर कांग्रेस चुराएगी तो हम नई टोटियां लगा दें। ये हमको ये बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मोदी जी कहे कि एक ही बार चुराएगी कांग्रेस, आपने हाँ ले लिया। तो हम मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर इस तरह के भाषणों को हम कौन सी संज्ञा दें। लेकिन मैं मनोविज्ञान का छात्र हूँ, रहा हूँ और ठीक ठाक छात्र रहा मनोविज्ञान का। उसके बाद मैंने उसमें कोई रिसर्च वर्क नहीं किया, लेकिन पढ़ता लिखता बहुत रहता हूँ उसमें। ये सब चीजें कुछ मनोवैज्ञानिक दशाओं को दर्शाती हैं कि जब एक तरफ आप कहते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ और वो भगवान बेचारे टोटी चोरी करने की बात कर रहे। ऐसा तो न रामचंद्र ने किया न कृष्ण भगवान ने किया। हाँ, कृष्ण भगवान फुल मक्खन चुरा लेते थे, यहाँ टोटी चुरा रही है। तो भाई इस कलयुग में कल की अवतार अगर मान लो उनका हो गया, हो सकता है वो अपने जो कांग्रेस वाले बाबा जी उन्होंने कह दिया हो कि आप ही कल की अवतार, आप ही की हम मूर्ति बना के लगाएंगे। तो कृष्ण भगवान तो मक्खन चुराते थे, अभी टोटी चोरने कह रहे बात। ये सबसे लगता है कि कहीं कुछ सटक गया है मामला और जनता को लगने लगा कि नहीं ये कुछ मामला गड़बड़ा रहा है। और फिर जिस ढंग से महिमा मंडन हो रहा है। और है सुरेंद्र दुबे सर, एक चीज और है
कि चूंकि 6 चरण का चुनाव होने जा रहा है, 5 चरण हो चुके हैं, तो और अब सबको लग रहा है कि क्या होने वाला है, बीजेपी को भी लग रहा है कि सत्ता जा रही है। तो ऐसे में इतना बढ़ चढ़ करके दावे करो कि जो नौकरशाह है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो लोग दबाव में आ जाएं कि भाई नहीं, ये कैसे भी आ ही जाएगा, बेमानी मानी करके आ जाएगा, तो फिर अगर इनकी बात नहीं सुनेंगे तो ये कल को हमको छोड़ेगा नहीं। तो ये जो डाउट ऑफ बेनिफिट है, ये खौफ के कारण सत्ता पक्ष के लिए बना रहे, इसलिए अब नए तरीके से बात कही जा रही है, इसके बावजूद कि वो कबूल कर चुके हैं कि 400 पार जुमला था, कबूल हो चुका है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं, जुमला तो भाई एक बार जो शब्द इस्तेमाल कर गया कि लोग झांसे में आ गए, तो जितने चापलूस थे वो बड़े चक्कर में हैं कि यार ये ऐसा आदमी तो हमने नहीं देखा, हम इनकी चापलूसी भी कर रहे और मेरी खिल्ली भी उड़ा रहे, किससे हमारी झांसे में आ गए। वो भी मुस्कुरा रहे थे, वहां जो चापलूस बैठे थे वो भी मुस्कुरा रहे। तो इसमें जो भक्त है वो नाराज हो रहे हैं, यार हमारे एक तो हमको मतलब हमें बेवकूफ बना रहे और फिर हमारी खिल्ली भी उड़ा रहे। जी जी जी, तो ये सवाल को मीनू जी आपके पास लेके आता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी पर जो दबाव बनाने की ये जो टैक्टिस है, ब्यूरोक्रेसी को तो सबसे पहले पता लगता है। आईबी वालों ने पहले रिपोर्ट दे दी कि बीजेपी को 190 सीटें आ रही हैं, उनको तो सबसे पहले मालूम होता है। तो क्या वो वाकई दबाव में आएंगे या फिर ये सोचेंगे कि इन लोग बेईमानी करके आ जाएगा किसी तरीके से, इसलिए चलो इन्हीं लोगों के साथ रहते हैं। मुझे तो लगता है कि 4 तारीख तक इंतजार करेगी ब्यूरोक्रेसी। अंदर खाने उनको जो भी रिपोर्ट है, जो आप कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट सही हो सकती है कि कम की, लेकिन जो देखिए हम ही लोग नहीं, हम लोग तो थोड़ा ज्यादा पैनी नजर रख रहे हैं, क्लोजली वॉच कर रहे हैं। आम आदमी भी इस चीज को कह रहा है बार बार कि आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में ब्यूरोक्रेसी को ये मालूम है कि रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, लेकिन यहाँ उठापटक जरूर होनी है दिल्ली के अंदर। तो वो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ओपनली किसी वो एक्सप्रेस करेंगे या जाहिर करेंगे कि हाँ भाई हम लोग समझ चुके हैं वातावरण को और डिफाई करना शुरू कर दें या इनकी बात को ना माने। ये हो सकता है कि हाँ, ये जरूर हो सकता है कि भाई काउंटिंग वाले दिन वो कुछ जो आज तक करते आए वो, आई एम सॉरी टू से, जो वो ना करें और उससे बाज आए और सीधे रास्ते पे चले कि भाई हाँ बिल्कुल जो रिजल्ट आ रहा है और वही डिक्लेयर हमको करना है और जो सामने दिखाई दे रहा है वही काउंट करना है हमें। इतना जरूर कर सकती है ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि देखिए परेशान तो वो लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी परेशान है। और जो ये जो मौका आया है इनको, जिसको कहते हैं ना वंस इन ए लाइफ टाइम वाला मौका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इमीडिएट तो ऐसा कोई डिफेंस वाली बात मुझे लग नहीं रही है, लेकिन हाँ 4 तारीख को वो मदद जरूर कर सकते हैं इन अ वे कि सही काउंटिंग हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मदद नहीं की, जो मदद सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पा रहा है। कि सुप्रीम कोर्ट ने ना ईवीएम के इस्तेमाल के बारे में मदद की, ना 100% वीवीपैट की काउंटिंग पे मदद की, और ना आज मदद की कि भाई पूरा वोटर्स का नंबर डिक्लेयर किया जाए। तो मैं तो कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट को, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आई एम सॉरी टू से अगेन, कि सुप्रीम कोर्ट को इस देश के लोकतंत्र की चिंता ही नहीं है। या मतदाता क्या सोच रहा है इस देश का, वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस साहिबान है वो शायद बिल्कुल ही इतने भी आइसोलेट नहीं होना चाहिए उनको जनता के मिजाज से कि वो समझ ही ना पाए कि जनता क्या सोच रही है। तो अब मुझे तो ये लग रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है इमीडिएट तो नहीं कोई इस तरह का आपको कोई देगी, कोई किसी भी तरह की इंक्लिंग नहीं देगी। हाँ, लेकिन जो 4 तारीख का जरूर है कि वो सही रास्ते पे चले, इतना मेरा ख्याल है। इसके आगे तो मैं और कुछ नहीं कह सकती हूँ। आप ज्यादा जानते होंगे और सुरेंद्र सर ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि उनका काफी साबका पड़ा है इन चीजों से इलेक्शंस में। जी जी, नहीं आप सही कह रही हैं। और देखिए इस चुनाव के बारे में एक बात बोलना बहुत जरूरी है, वो ये कि इस चुनाव को 2 तरीके से देख रहे हैं। ज्यादातर लोग आशा और निराशा के बीच में झूल रहे हैं। आशा इस बात की कि जनता हरा देगी, निराशा इस बात के लिए कहीं बेईमानी न कर ले। ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं।
और ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष में या सत्ता बदलने की आकांक्षा रखने वालों के मन में चल रही है। ये बात बीजेपी के शुभचिंतकों में भी, उनके रणनीतिकारों में भी उसी तरीके से चल रही है। वो भी आशा और निराशा में झूल रहे हैं, इसीलिए आगे बढ़ चढ़ करके झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रश्न है कि हम सच्चाई को पकड़े कैसे। हम ये बताना चाहते हैं कैसे सच्चाई को पकड़ के रखना है, और ताकि हम सच के करीब रहें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। देखिए, हम एक दो बात बोलना चाहते हैं इसको देखते हुए कि पूरे देश में जो हवा इन दिनों चल रही है वो जनादेश सत्ता से बाहर करने का है बीजेपी को, और विपक्ष को सत्ता में लाने का है। ये जनादेश का मूड दिख रहा है। अब ये मूड का प्रकटीकरण ना हो, इसके लिए सत्ता पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे अधिक से अधिक गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल किए जाए, चुनाव आयोग तक को प्रभावित किया जाए। ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन फिर भी 543 सीटों पर कोई भी मैनेजमेंट सफल नहीं हो सकता। इसकी जो रणनीति बनती है, अब तक जो बीजेपी सफल रही है, आप देखेंगे कि बीजेपी अप्रत्याशित रूप से वहां पे हार जाती है जहां उसके जीतने के चांसेस होते हैं, और जहां विपक्ष मजबूती से लड़ रहा होता है वहां पर वो जीतती है और हवा बनाती है। हमने लाभार्थी ने वोट दे दिया, हमें महिलाओं ने वोट दे दिया, हमें मुस्लिम महिलाओं ने वोट दे दिया, हमें तो ट्रिपल तलाक के लिए वोट मिल गया। जितना झूठ बोल सकती है बोल देती है, वो सारे तर्क खड़े रहते हैं उनके पास में। हमें युवा वोटरों ने वोट दे दिया, नौजवानों ने वोट दे दिया, जिसका कोई आप काउंटर दे ही नहीं सकते। बोलना वो बोल रहे, वो मानना पड़ेगा आपको। लेकिन इस बार क्या है कि उन इलाकों में बीजेपी कमजोर हुई है जहां पर बीजेपी मजबूत थी। क्या किसी ने सोचा है कि आरएसएस बैक पीछे हट जाएगा बीजेपी का सपोर्ट करने से? किसी ने सोचा था कि राजा भैया जैसे लोग पीछे बीजेपी का सपोर्ट करने से हट जाएंगे? किसी ने सोचा था कि पूरा बहुजन समाज उठ करके इंडिया गठबंधन के पीछे लामबंद हो जाएगा? किसी ने नहीं सोचा था। और इसके अलावा ये जो पूरा माहौल बना, अब पहले कोई नरेंद्र मोदी की आलोचना इस हद तक नहीं करता था और न सुनता था, लड़ाई हो जाती थी। आज बहुत चढ़ करके आलोचना होती है, और अब तो सरफरा भी लोग बोलने लगे हैं, इधर मानसिक अवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं, सारी चीजें होने लगी हैं। ये पहले नहीं होता था। तो ये सिम्टम्स जो हम ये बता रहे हैं कि छोटे कुछ सीटों पर, 100 सीटों पर मान लीजिए वो टारगेट करके जीत ले तो उनका सत्ता में आने का सपना पूरा हो जाता है। अधिक ज्यादा जगह इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, 100 सीट्स ओनली। लेकिन अगर 7 का 172 सीट अगर गड़बड़ाने लग जाए तो ये 100 सीट्स लेके भी क्या करोगे? आप समझ रहे हैं? 272 में अगर 172 गड़बड़ा जाए, इस बार ये हालात। इसीलिए मैं आशा के साथ बैठा हूं कि कर लो बेईमानी जितनी करनी है, 100% तो कर नहीं सकोगे, और जितना करोगे उसके बावजूद सत्ता में लौटने के आसार नहीं है। वैसे मैं एक ताजा क्लिप लेकर आ रहा हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं अविनाशी हूं। आप समझ रहे हैं अविनाशी का मतलब? चर्चा करेंगे, लेकिन हम सुन लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। सुनिए। बहुत ये हूँ मैं काशी का हूँ, काशी तो अविनाशी है। फिर से सुनिए। मैं तो अविनाशी हूँ जी, मैं काशी का हूँ, काशी तो अविनाशी है। ये और सुनिए। मैं तो अविनाशी हूँ जी, मैं काशी का हूँ, काशी तो अविनाशी है। आप समझ रहे हैं? खुद को अविनाशी बता रहे हैं सुरेंद्र दुबे सर। ये तो कभी अजर अमर है, ये अविनाशी है। अब मुझे लग रहा है कि वाकई इट्स ए फिट केस टू बी एग्जामिन्ड। इट इज रियली a fit case to be examined। और जो रिपोर्टर उनको इंटरव्यू कर रहा, वो खुद ही हाथ पे अब है कि अब इनका हम क्या करें।
हद है भाई। अब मैं जो एक बात कहता हूँ उसको अभी आप लोग सीरियसली, मुझे ऐसा लग रहा है उनको मालूम है हम हार रहे हैं, वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि हार इतनी रहे कि कोई दूसरा मेरी जगह न बन जाए। तो वो बिल्कुल चौपट कर देना चाहते ताकि ये ना हो कि फलाने राजनाथ सिंह का 20 लोगों को जुगाड़ बनना। और एक बात मैं प्रेम कुमार जी से सहमत हूँ, अगर वो 200 ही सीटें आएंगी तो 172 सीटें कहाँ से आएंगे, क्योंकि जितने लोग, भाई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। तो जो एनडीए के भी पार्टी है वो सब भाग के इधर आएंगे ना कि भैया पिंड छुड़ाओ किसी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। वो 10, 20, 25 की सीट, और वो भी जब आपकी सरकार चल रही है, जब सरकार जा रही है 200, अच्छा 200 की भी कौन सी वो है, आप ये बताइए क्या अद्भुत वो अचंभा नहीं होता, चमत्कार नहीं होते? कांग्रेस 42 सीट पर सिमट जाएगी, आपने सोचा था? मायावती जो इतनी बड़ी नेता, उनकी सीट को, उनकी पार्टी को 1 सीट मिलेगी विधानसभा में, और 1900 पूरा हार गई तो 1 भी नहीं मिली थी। आज मैं एबीपी के लिए किसी एक कार्यक्रम में था, वो रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे एग्जिट पोल के हिसाब से, वो अपना दिखाएंगे बाद में। तो हम लोग एक पार्क में थे, वहां कर रहे थे, तो मैंने देखा वो तमाम यंग लड़के वहां इकट्ठा हो गए और उनको हम लोग डिस्टर्ब जो हम लोग सब कर चुके, तो अपना आकलन बताने लगे बगैर हमसे पूछे। और वो कोई लोकल लोग नहीं था, कोई देवरिया का था, कोई बस्ती का था, और सटीक सबकी एज वही 20 साल 21 साल। और सब बढ़िया बताया कि हम नहीं बता सकते कि देखिए वहां ये था, इस जाति को यहाँ वोट मिला, इस जाति। एक बात आप निश्चित जान लीजिए, वोट जाति पर ही गया, धर्म पर नहीं गया। और वोट संविधान बचाने और आरक्षण छीने न जाए इस डर से जातियों पर ही गया। और अगर ये गया तो ये हमेशा तय हुआ है कि जातियां हमेशा ऊपर रही हैं, धर्म का मुद्दा नीचे आ गया। ऐसा रेयर केसेस में देखा गया जब धर्म का मुद्दा चला तो जातियां भी उसमें बह गई, क्योंकि धर्म का मुद्दा चला नहीं। अब हम क्या, वो खुद ही नहीं चला रहे। भाई अयोध्या में लल्लू सिंह जहां से लड़ रहे हैं वो 6 या 7% उनको कम वोट पड़ा है। जो अयोध्या उनको लाई थी, लोग कहते वही अयोध्या इनको ले जाएगी। लेकिन मैंने जिन लड़कों को देखा जिस ढंग से अपना एनालिसिस बता रहे थे, और मतलब वो चाहते थे कि बात हमारी आवे, हम लोग भी कहें, तो इससे लगता है कि समाज में बहुत चेतना है। सोशल मीडिया इज डूइंग मिरेकल। हम तो उनको नहीं बताने जा रहे हैं, और सोशल मीडिया में कहने के बजाय हमसे कह रहे हैं। तो ये जो वर्बल मीडिया है, इससे भी लाखों लाखों लोगों की बात जनता में जा रही है, जिसका सोशल मीडिया पर जिक्र नहीं है। हमारी आपकी मेड जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं कोई बात करती। हमारे आपके दादा नाना चाचा वो भी सोशल मीडिया बात नहीं करते, लेकिन वो अपने अगर पार्क में टहलने जाते तो वहां बात करते। उसकी कोई काउंटिंग हम नहीं करते, तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं। तो जब माहौल बन जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत है। 5 किलो अनाज ये वो, मुझे याद है जब मिस्र में तख्ता पलट हुआ तो मैं एक लेख पढ़ रहा था, तो उसमें जिक्र था कि यहाँ के अधिकांश शहरों में मुफ्त भोजन की व्यवस्था है, लेकिन तख्ता पलट हो गया। और मुफ्त खोर से सबसे पहले तख्ता पलट का था, वो कोई आपसे आइडियोलॉजिकली थोड़ी इन्वॉल्व है। अब जो उसको राहुल गांधी ने कह दिया कि 10 किलो नहीं कहला, हटा इसको, वो 10 किलो के भरोसे रहे, 5 किलो के भरोसे रहे। तो वो मुफ्त भोजन वाला वस्तुतः किसी का नहीं होता, बस उसको रहता है कि हमें आगे भी मुफ्त मिलेगा कि नहीं। इट इज जस्ट लाइक, कहना नहीं चाहिए कि जैसे भीख मांगने वाले एक मंदिर पर डिपेंड रहते हैं, पता चलता दूसरा मंदिर बढ़िया मिल रहा है तो वहां सुबह पहुंच जाते हैं कि चलो वहां लाएंगे, अभी इस मंदिर हमको नहीं आना। और मुफ्त बांटे मतलब भीख ही देना, नहीं फिर जरूरत क्या है इंडस्ट्री बनाने की? फिर कोई क्यों करेगा? आप हम सबको मुफ्त दे दिया करिए।
तो मुफ्त भोजन के जरिए कोई कौम थोड़ी आगे बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मीडिया ऐसा है जो जिसको हम काउंट नहीं करते। वो ना सोशल मीडिया पर है, ना यूट्यूब पर है, ना लिंक्डइन पर है, ना फेसबुक पर है, ना बड़ा टीवी पर है। वो पार्कों में है, वो स्नान करने वाली जगहों पर है, वो स्कूलों में है, वो ठेले की दुकानों पर पानी के बतासे खाते हुए लोगों में बातें होती। मैं देखे क्योंकि काफी आजकल मूव करता हूँ, सुबह थोड़ा बहुत जो शाम को टाइम मिल जाता है, तो वो आजकल कई रोज से लोग घेरे हुए हैं, तो कहते हैं पार्क में चल के डिबेट आपकी वो रिकॉर्ड करे। तो उस बहाने काफी निकलना रहता, तो कभी होता चलो खड़ा चाय की दुकान बहुत अच्छी, वहां चलते हैं। वहां भी देखा वही लोग लगे हुए, चर्चा सब जगह। अब वो काउंट थोड़े हो रहे, वो कोई फेसबुक पर नहीं आ रहे, वो यूट्यूब पर नहीं आ रहे। वो भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जहां से बात आगे बढ़ रही। सुरेंद्र दुबे सर, मनोज बांबू जी फिर लगभग वही बात दोहरा रहे हैं जो जिसकी चर्चा हम कर चुके थे कि इंडिया को 300 प्लस सीटें जीतने का जनादेश दिया है जनता ने, लेकिन भाजपा 100 सीट चुरा लेगी। मेरी बात हल्के में मत लीजिए, पहले ही भाजपा चोरी करने में महारत हासिल है। और इस पर मैं कह रहा हूँ कि वो 100 सीट जरूर चुरा लेगी, लेकिन उसके अपने 172 सीट में से अधिकतर जो है जनता उनसे छीन चुकी है। मैनेजेबल रह ही नहीं गया है, आंधी तूफान की तरह लोग यहाँ उनकी सरकार को बहाने के लिए तैयार खड़े बैठे हैं। अयोध्या में वोट पिछले बार जितना ही हो गया है, बढ़कर छोटा अपडेट हर्षित सिंह जी ने दिया है। अभी जो कह रहे थे दुबे सर, चौधरी जी कह रहे हमारे देश का पीएम क्या तीसरे लोक से अवतरित हुए, लग तो ऐसा ही रहा है। और हुसैन जफर कह रहे हैं सर जी आपका कैलकुलेशन जो सुबह वीडियो में दिया था वो कई स्टेट में रियलिटी से दूर था। चलिए, अपनी अपनी प्रतिक्रिया है आपकी, आपकी भी प्रतिक्रिया का सम्मान करते हैं। अरविंद त्यागी जी कह रहे हैं वाराणसी के साथ में से एक उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज, श्याम रंगीला। ये समझ में नहीं आई बात। श्याम रंगीला का तो उम्मीदवारी रद्द हो गई थी, श्याम रंगीला की न्यूज है। अच्छा, लेकिन उनकी उम्मीदवारी नहीं मानी गई थी, रद्द हो गई थी। एफआईआर किस चीज की था? एफआईआर किसी मामले में होगी, वो अपडेट कर रहे हैं, मुझे अभी जानकारी नहीं है। या वैसे ही खत्म होगी जैसे लोहा अपनी ही जंग से खत्म होता है। अब्दुल हमीद लिख रहे हैं सर प्लीज सभी पार्टी के प्रत्याशी के एजेंट को पास तो फॉर्म 17 सी तो होगा कि नहीं होगा अब्दुल हमीद जी। सारे बूथ पर खड़ा करने के लिए आदमी होंगे तब तो 17 सी होंगे हर बूथ के। ये आज विपक्ष उस स्थिति में नहीं है कि हर बूथ पे आदमी खड़ा कर सके। ये समझिए, जनता चुनाव लड़ रही है तब उम्मीद कर रहे हैं, इसीलिए नहीं होगा। ये डीएमके के पास होगा, वो मजबूत रीजनल पार्टी है। ममता बनर्जी के पास होगा, तेजस्वी यादव के पास होगा, जेएमएम के भी पूरे इलाके में नहीं होंगे, लेकिन जहाँ उनका प्रभाव है वहाँ होगा। सबके पास नहीं हो सकता, कांग्रेस के पास तो नहीं हो सकता, ये आप समझिए। सागर कह रहे झूठ 5 बार कपड़े बदलकर भी घबराया हुआ है और सच एक ही टी शर्ट पहनकर भी छाया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लिखा आपने। और अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं सागर जी को नमस्कार, और सागर जी भी उनको नमस्कार कह रहे हैं। मैं अब वो आंकड़ा एक बार फिर लाना चाहता हूं जिसकी चर्चा हमारे दर्शक ने की और हमने भी कहा था उस पर चर्चा करेंगे। विनू जी, पहले आंकड़ा लाता हूं 2-4 स्टेट का, फिर आपके पास बात करता हूं। ये आप देखिए स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 32 सीटें मेरे अनुमान से इंडिया गठबंधन को आ रही हैं और एनडीए को 48 सीटें आ रही हैं। ये अनुमान जो है, इसमें जो बदलाव भी दिख रहा है कल परसों के चरण में, वो बदलाव इंडिया के फेवर में होगा, अगेंस्ट में नहीं होना है, ये आप समझ लीजिए। और इसको हमने इस रूप में देखा है कि जैसे हर चरण में लगभग 7 सीट का नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में होता चला गया है। हर चरण में 5 चरण हुए, 35 सीट लूज कर चुकी है। छठा चरण होगा, उससे भी ज्यादा लूज करने वाली, लेकिन ऑन एन एवरेज हम देखें
तो 7 के हिसाब से जो चरण बैठते हैं 7 सते 49 होता है। हमने 48 सीटें एनडीए के लिए रखी है, वो हासिल की है, बल्कि लूज नहीं की है, हासिल की है। 7 सते 49 सीटें उसको दिख रही आती हुई, ठीक है, ये बात हम कह रहे हैं। बाकी लूज कर रही है, तो लूज कितना कर रही है, 62 सीटें थी, तो बल्कि 62 नहीं 64 जोड़िए, तो 49 में 15 सीटें लूज कर रही हैं, ये हमें दिख रहा है कम से कम उत्तर प्रदेश में। ये तब है जबकि हम उन सीटों पर जहां कांटे का संघर्ष है, लगता है डिसिसिव नहीं, निर्णय नहीं हो पा रहा, तो चलो बीजेपी अपनी सीट बचा लेगी, ये मानते हुए है। लेकिन जो लहर दिख रही है, ये आंकड़े बदलेंगे और इंडिया गठबंधन के फेवर में बदलेंगे। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 38 पक्के तौर पर इंडिया गठबंधन को मिल रही है और 10 सीटें एनडीए को मिल रही है। 10 में अजित पवार जी 0 हैं, एकनाथ शिंदे जी 2 हैं और 8 सीट जो हम बीजेपी के लिए रखे हैं वो बहुत ज्यादा रखे हैं, हो सकता है वो 6 ही मिले और एनडीए को 8 ही सीट आए, ये मेरा अनुमान है। लेकिन हमने उसको थोड़ा सा ग्रेस देते हुए 10 रखा है एनडीए के लिए, ये 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 32 और 10 हमने रखा है, 18 सीटें बीजेपी की थी, 10 हम मान के चल रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 10 बस है, कम आएगी, 10 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये हमारा अनुमान है। और बिहार में 40 सीटें हैं, 25 इंडिया के लिए और 15 एनडीए के लिए। एनडीए का शायद अपने दम पर बीजेपी इसमें 10 पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी, हो सकता 9 रह जाए, हो सकता 10 रह जाए, लेकिन इनके सहयोगी दलों का तो सुपड़ा साफ है। और इसी तरह तमिलनाडु में बीजेपी का जो भी एग्जिस्टेंस है, सीट दिलाता हुआ नजर नहीं आता और पूरी की पूरी सीटें तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, बहुत मजबूत बीजेपी है यहाँ। जो 5 सीटें हम कांग्रेस को मिलता देख रहे हैं, वो लोकल समीकरणों के कारण है, एंटी इनकम्बेंसी के कारण है, कोई बड़ा कारण नहीं है। यहाँ बीजेपी सबसे मजबूत मुझे कर्नाटक में दिख रही है, क्षमा कीजिए, मध्य प्रदेश में दिख रही है। और कर्नाटक में स्थिति एकदम उलट गई है। पिछली बार 28 में 25 बीजेपी के पास थी, इस बार 28 में 22 इंडिया गठबंधन के पास रहने वाली है। एकदम दृश्य बदल गया है। रेवंत वो क्या नाम है, रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना केस के बाद दूसरे दौर का जो चुनाव हुआ था, उसमें भारी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। गुजरात में बीजेपी का दबदबा बरकरार है, बड़ी मुश्किल से विपक्ष 3 सीटें हासिल कर सकता है, वो भी लोकल फैक्टर्स के कारण। और राजस्थान में हमने 12-13 दिया है, इंडिया गठबंधन को 12 और एनडीए को 13। राजस्थान में मेरा तो कम से कम ये अनुमान है, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन आगे भी निकल जाए लेकिन पीछे नहीं रहेगा। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, जिसका इसमें जिक्र नहीं है चूंकि वो दोनों गठबंधन में किसी के साथ नहीं है। यहाँ भी कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं, शर्मिला रेड्डी के अलावा एक और सीट, और बाकी 7 सीटें टीडीपी, पवन कल्याण और बीजेपी को मिलेंगे। इस तरीके से मैं और आऊंगा, लेकिन मीनू जी आपका एक कमेंट इस जो हमने बताया उस पर, आपका एक कमेंट। जी हाँ, आपका काफी कुछ नजदीक ही है जो आपने सीट दर सीट ही एनालिसिस करके टोटल मैं बता देता हूँ एक बार। टोटल 307 सीट हम इंडिया गठबंधन के लिए देख रहे हैं और 204 सीट एनडीए के लिए देख रहे हैं। जी हाँ, जी। तो आप तो बाजी को अपसाइड डाउन, मतलब उल्टे सिर खड़ा कर रहे हैं इस बार 2024 को। हाँ, तो अब देखना है कि लोटा में पानी लेके, चुल्लू में पानी लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा है बैठने के लिए, और मैंने भी कहा देखता हूँ वो पी के सही होते हैं कि ये पी के सही होते हैं। जी, लेकिन इसमें मुझे आंध्र प्रदेश में ऐसा लगता है कि वाईएसआर को आप शायद 12 सीट दे रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, हाँ, मुझे लगता है कि जगनमोहन रेड्डी
हाँ उसका कांग्रेस को, तो वो मुझे लगता है कि आप कम सीट दे रहे हैं, ज्यादा सीट दे रहे हैं कि उसकी एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा जबरदस्त है। मुझे यहाँ टीडीपी के भी नहीं, अब बल्कि कांग्रेस गेन करती नजर आ रही है, जिसकी बात कोई नहीं कर रहा है। उसका कारण मेरा ये है कि तेलंगाना और आंध्र अनडिवाइडेड थे जब तक, तो वो जिस तरीके से तेलंगाना में अचानक कांग्रेस का उदय हो गया 3-4 महीने के भीतर ही भीतर, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिफरेंट वहां पे रहेगा। असल में गठबंधन बनने से लड़ाई को बाइपोलर करने में थोड़ी सफल रही है मेरी जानकारी के हिसाब से, और इसलिए ऐसा दिख रहा है। जी। लेकिन चलिए, आपका भी अपना आकलन है। हाँ, मेरा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा, बाकी तो मैं आपकी इससे सहमत हूँ, काफी हद तक सहमत हूँ जी। एक बार फिर हम स्क्रीन पर लाते हैं ये जो यूपी का है, हो सकता है कि कल के जो पोलिंग है जिसमें कि मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक तरफा वोटिंग होगी कल, तो वो चीज शायद आपके 304 के बजाय वो हो सकता है 315 या 16 हो जाए अभी आगे। ये स्क्रीन पर हम एक बार फिर ला रहे हैं और आगे थोड़ा सा जल्दी में बता रहे हैं कि उड़ीसा में 21 सीटें हैं, जिसमें 2 इंडिया गठबंधन कांग्रेस जीत सकती है और एनडीए को, बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं। बाकी 12 सीटें बीजू जनता दल जीतती दिख रही हैं। तेलंगाना में 17 हैं, उसमें 12 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही है और बीजेपी पहले की तरह 4 सीटों पर काबिज रह सकती है और 1 सीट बचता है जो दूसरे को जाएगी, बीआरएस को। केरल में 20 सीटें हैं, 20 में 20 सीटें चाहे लेफ्ट जीते या कांग्रेस जीते वो इंडिया गठबंधन के पास रहने वाली है। झारखंड में 14 सीटें हैं, बराबरी की टक्कर देख रहा हूँ, दोनों को 7-7 सीटें मिलती दिख रही है। और इसी तरीके से पंजाब में 13 सीटें हैं, उसमें बीजेपी को कोई सीटें मिलती नहीं दिख रही है। 12 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बंटने वाली है, शायद 1 सीट शिरोमणि अकाली दल ले जाए। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, इसमें 5 और 6 का हम आंकड़ा देख रहे हैं, 6 बीजेपी के लिए, 5 इंडिया गठबंधन के लिए। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 9 सीटें हम बीजेपी को हारती हुई देख रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में आती देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आती देख रहे हैं और 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जाता देख रहे हैं। इसी तरह उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 में 2 कांग्रेस को मिलती दिख रही है, 3 बीजेपी को मिलती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में 2-2 सीटों का बंटवारा होता नजर आ रहा है, ये हिमाचल प्रदेश का नज़ारा, जिसमें कंगना रनावत हार रही है, ये भी है। और असम में 11 सीटें हैं, 6 कांग्रेस जीत सकती है, मतलब इंडिया गठबंधन, और 7 बीजेपी और उसके सहयोगी। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, सभी 6 सीटों पर जीत होगी इंडिया गठबंधन की। और दिल्ली में 7 सीटें हैं, इसमें 7 में 5 और 2 हम देख रहे हैं आंकड़े, 5 इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 2 बीजेपी के पक्ष में। इसके बाद की जो सीटें हैं उसको हम सम अप करते हैं बहुत संक्षेप में कि 13, ये कुल मिला के 1 या 2 सीट जोड़ते हैं तो 13 सीटें, 22 में से 13 सीटें इंडिया गठबंधन को और 9 सीटें बीजेपी या एनडीए गठबंधन को मिलती दिख रहे हैं, बाकी सभी छोटे छोटे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में। और कुल फिगर जो आता है वो 307 इंडिया के पक्ष में और 204 का आंकड़ा बीजेपी के, एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है। ये हमें मोटे तौर पर हमने अपना आकलन रखा है, उसका पूरा निचोड़ यही है। जी सुरेंद्र दुबे सर, आखिरी कमेंट। देखिए, अभी हमने आपकी टैली देखी, मैं इसको दूसरे ढंग से बताना चाहूंगा। बीजेपी के 100-150 वही लोग जीतेंगे चुनाव जो खुद बहुत मजबूत है। वो जो मैजिक वाला फैक्टर था वो उनको बहुत मदद करने वाला नहीं है। तो हम मान लेते पूरे देश में ऐसे 100-150 लोग होंगे जो अपने बदौलत जीत जाएंगे, तो मुझे 200 तो पहुंचते नजर नहीं आते। और चूंकि इस ढंग की पोजीशन में जब भी विक्ट्री होती है तो वन साइडेड ही होती है, उसमें कोई बहुत वो नहीं निकलता है कि ये जीत जाएंगे, ये 50 वोट से जीत जाए। आप देखेंगे जब परिणाम आएंगे तो बिल्कुल आप जिसको कहते हैं
वन साइडेड स्टोरी होगी आइदर साइड। मैं ये भी मानता हूँ, तो हो सकता है इसके बावजूद इस देश के लोग कहें कि नहीं, मुझे एक अविनाशी आदमी चाहिए। वो जनता कह रहे हैं हमको अविनाशी चाहिए। तो सरकार इंडिया गठबंधन की रहेगी और प्रधानमंत्री अविनाशी होगा, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब लोगों को ये हो सकता है लगे कि नहीं अविनाशी चाहिए, तो कहेंगे हटाओ, नहीं क्या करना है, काहे का रोजगार हो, क्या करना, अविनाशी आदमी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वन साइडेड होगा, और जब वन साइडेड होगा तो ये फिगर जो है गठबंधन की, ये 325 के आसपास डेफिनेट होगी। जैसे ये तीन, आपको भी वैसे मालूम है, आप हमसे ज्यादा चुनाव देखते रहे हैं, जब एक सीमा के बाद जो होता है वो सीटों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। तो जब 200 को क्रॉस करेंगे तो और स्पीड होगी, 250 को क्रॉस करेंगे तो और स्पीड होगी। ये हम लोग उसको चुनाव में देखते रहे हैं कि कितने परसेंट वोट से लास्ट के 2% वोट पर कल पता चला 35 सीट एक साथ जीत गए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये संख्या 325 के आसपास होनी चाहिए। जी, ऐसे जब दूसरी बार संसद में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो किसी ज्योतिषी ने उनको बताया था कि इस संसद भवन में तीसरी बार कोई जीत कर नहीं आता है, तो कुछ आर्किटेक्चर और कुछ बदलना होगा। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, हम नया संसद भवन ही बना देते हैं, और उन्होंने उसी समय नया संसद भवन ठान लिया। लेकिन इस संसद भवन के बनने के बाद से इतने अपशकुन हुए हैं कि लगता है कि पहले मामूली हार थे, अब इस बार एक बड़ा बहुमत जो है उसको पूरी तरह से चकनाचूर करते हुए वो लूज करते दिख रहे हैं। हमारे एक साथी, अच्छा ये बताइए, जी, अगर रामचंद्र जी का मंदिर बगैर मुहूर्त के बन गया, नया संसद भवन ताबूत की शेप का है, आपकी बख्शिया फल न जाए कहीं। बिल्कुल जी, सुरेंद्र दुबे सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप संसद की ले रहे हैं, सारे शंकराचार्यों ने चारों हमारे कहा था कि मंदिर गलत मुहूर्त में बनाया जा रहा है, और वो एक अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो अभी भी कह रहे हैं कि इसका खामियाजा सत्ता पक्ष को भुगतना पड़ेगा। और वह हमारे तो मुहूर्त निकाले जाते हैं, हमारा देश जो सनातनी है उसमें व्यवस्था है, और वरना तो मुहूर्त निकालने की जरूरत है। तो जहां मुहूर्त नहीं निकालते वहां की बात छोड़ देंगे। तो ये चारों शंकराचार्य ने कहा था और बहुत लोगों ने कहा था कि गलत मुहूर्त से रामनवमी में करना चाहिए। तो अब हम वो मुहूर्त अगर गलत है तो उसका प्रभाव हम देख रहे हैं। हम संसद को ही क्यों करें, भगवान के मंदिर की ओर क्यों ना देखें? क्यों नहीं हम भगवान राम की ओर देखें, जिनको ये लाए थे, जो इनकी उंगली पकड़ के चल रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि हम अविनाशी हैं, या हो सकता है कह रहे हैं कि मैं हूं ही नहीं। हो सकता है 7वें चरण में कह दें कि मैं हूं ही नहीं, मैं झांसा दे रहा था कि अविनाशी है। ये कह सकते हैं मैं झांसा दे रहा था। हाँ, वो कहेंगे हम तो ज्योति स्वरूप पूरा ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, हम तो लोगों को झांसा दे रहे थे। और ये जितने उनके चाटुकार कहें, वाह मोदी जी वाह, आपने झांसा दिया, हम झांसे में आ गए। अब वो तो जब सरकार बदलेगी तो अब की बार इन झांसे वालों को अपने औकात समझ में आएगी, ऐसा मुझे लगता है। अब पता नहीं सत्ता ने एक बात क्या करेंगे, लेकिन आसार इसके लगते हैं। जी, देखिए वाराणसी में प्रियंका और डिम्पल यादव का रोड शो होना था, कल होना था, लेकिन वो रोड शो कल नहीं होगा, ऐसी खबर आ रही है। हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि कल सुना है गोरखपुर में अखिलेश यादव और राहुल की संयुक्त रैली है, तो इस बारे में अभी कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव की जो रैली होनी थी, रोड शो होना था वाराणसी में, वो कल नहीं हो रहा है। ये किसी कारण से रद्द हुआ है, ये सूचना है। तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आप सबने उम्मीद है कि हमारा YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को सब्सक्राइब और लाइक कर लिया होगा,
और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ज्वाइन का बटन दबाइए। और आप सबका बहुत बहुत आभार, मीनू जैन जी, सुरेंद्र दुबे सर और तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। हमें दीजिए इजाज़त।